भूगोल की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में हमने अभी तक 7 प्रश्नोत्तरी देख ली हैं, जिनमें के हर प्रश्नोत्तरी में 15-15 प्रश्न रखे थे। तो आइए अब हम 8वीं प्रश्नोत्तरी देखते हैं। इसमें भी हमने 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही जरूरी हैं तथा हमें इनका जानना भी बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कितनी दूरी है। क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर जो है वो एक अंडाकार वृत्त में लगाती है, तो इस वृत्त में सूर्य से पृथ्वी कभी तो दूर हो जाती है और कभी पास हो जाती है। तो पृथ्वी की ये दूरी घटती बढ़ती रहती है। तो पृथ्वी की औसत दूरी 149 मिलियन किलोमीटर है। वहीं इसकी न्यूनतम दूरी जो है वो 147 मिलियन किलोमीटर है और अधिकतम दूरी 152 मिलियन किलोमीटर है। न्यूनतम, अधिकतम और औसत। तो हमें ये तीनों दूरी याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि हम इस तीनों दूरी को समझ लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न 2 है, नीहारिका क्या है। तो नीहारिका लाप्लास की जो ब्रह्मांड निर्माण की एक प्रक्रिया थी, उसमें लाप्लास ने हमें बताया था कि हमारा ये सौरमंडल किस तरीके से बना। उसने उसमें एक परिकल्पना की थी जो नीहारिका परिकल्पना थी, और वो नीहारिका जो थी एक तप्त गैस का गोला थी। नीहारिका क्या थी? तप्त गैस का गोला। अगला क्वेश्चन है कि भूपटल की प्राचीनतम शैल कौन है, यानी कि हमारी इस पृथ्वी की सबसे प्राचीनतम शैल कौन सी है। शैल क्या है? तो वो शैल है आग्नेय शैल। आग्नेय शैल, और यही शैल से दूसरी शैलों का निर्माण हुआ है। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर आग्नेय शैलों के प्रकार हैं, यानी कि उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर आग्नेय शैलें कितने प्रकार की होती हैं। तो आग्नेय शैलें 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें वह शैलें होती हैं जो कि पृथ्वी के अंदर ही ठंडी होकर जम जाती हैं, इन्हें अंतर्वेदी कहते हैं। और जो ज्वालामुखी से बाहर लावा निकलकर जमती हैं, उन्हें बहिर्वेदी चट्टानों के नाम से जाना जाता है। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर आग्नेय चट्टानें 2 प्रकार की होती हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वतों में जमे लावा के निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं। ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो मोड़दार पर्वतों में इस प्रकार से लावा का जम जाता है, तो इस जमे हुए लावे को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो लावा जमता है उसे फैकोलिथ के नाम से जानते हैं। फैकोलिथ के नाम से जानते हैं। अगला है कि ज्वालामुखी के अधिक विस्तारित मुख को क्या कहते हैं, यानी ज्वालामुखी का जब मुंह बहुत अधिक बढ़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं कैल्डेरा। कैल्डेरा के नाम से जानते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर होता है, यानी कि भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर होता है। जिस क्षेत्र में भूकंप आता है और जो भूकंप का एपिसेंटर होता है, यानी कि जो भूकंप का अधिकेंद्र होता है, वहाँ पर भूकंप का सबसे अधिक प्रभाव होता है। तो ये अधिकेंद्र है। सुनामी लहरें किस सागर में अधिक सक्रिय रहती हैं, यानी सुनामी लहरें कहाँ पर अधिक सक्रिय रहती हैं। तो हम सब लोग जानते हैं कि सुनामी जो शब्द है वो जापान भाषा का शब्द है। तो जापान के पास ही सुनामी बहुत अधिक आती हैं और बहुत अधिक सुनामी सक्रिय रहती हैं, इसलिए इसका
उत्तर होगा पश्चिमी प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया से किस प्रकार की चट्टानें टूटती हैं? यानी कौन सी चट्टानें ऐसी हैं जो कि ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया के द्वारा अपक्षयित हो जाती हैं? तो वो चट्टानें हैं जिनमें के लौह तत्व पाया जाता है, यानी कि वो चट्टानें हमारी लौह युक्त चट्टानें होंगी जिसमें के जंग लग जाती है ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया के द्वारा। तो लौह युक्त चट्टान इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला है कि रेगिस्तान में कठोर चट्टानों के सामान्य सतह से ऊंचे उठे हुए टीले क्या कहे जाते हैं? तो रेगिस्तान में जो ऊंचे ऊंचे टीले उठ जाते हैं तो वो टीले रेत में दीप के समान दिखाई देते हैं। इसे दीपाभ गिरी भी कहते हैं। दीपाभ गिरी गिरी या के इंसलबर्ग नाम से जानते हैं, इंसलबर्ग। तो दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है कि हिमानी जलोढ़ निक्षेप से निर्मित समतल को क्या कहा जाता है? यानी हिमानी के द्वारा निर्मित समतल मैदानों को क्या कहा जाता है? तो हिमानी इन मैदानों को हिमानी धोत मैदान के नाम से जानते हैं, हिमानी धोत मैदान। अगला प्रश्न है कि गंगा का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा है? डेल्टा कई प्रकार का होता है, तो हमारी गंगा नदी में पाए जाने वाला डेल्टा कैसा है? तो गंगा नदी में पाए जाने वाला डेल्टा चाप के आकार का है, इसलिए इसे चापाकार डेल्टा के नाम से जानते हैं, चापाकार डेल्टा। अगला और अंतिम प्रश्न है कि भूमध्य रेखा पर ट्रोपोपाज की ऊंचाई क्या है? ट्रोपोपाज यानी कि जहाँ पर हमारा क्षोभ मंडल खत्म होता है उसके ऊपर ही समता मंडल शुरू होता है और वहीं पर ये ट्रोपोस्फीयर के अंत में एक ट्रोपोपाज पाया जाता है। तो उस ट्रोपोपाज की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा होती है, वो है लगभग 17 या के 18 किलोमीटर। तो दोस्तों आज हमने भूगोल के ये महत्वपूर्ण 15 प्रश्न देखे। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी प्रकार के वीडियो और लाते रहेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।